अपन अंतर्प्रवाही नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने कल रूपारेल नदी की थी। आज अपन जो करने वाले हैं वो है कांकनी या कांकनी नदी। कांकनी या कांकनी नदी के नाम से जानते हैं। ये ऐसी नदी है, एक छोटी सी नदी है जो मरुस्थल में बहती है, और छोटी सी नदी है ना। इसका जो बहाव है वो जैसलमेर में ही है। लंबाई की बात करें इसकी, तो कितनी लंबाई में, 27 किलोमीटर एरिया में लगभग बहती है। ओनली जैसलमेर की एक छोटी सी नदी है। यदि इसके उद्गम की बात करें तो इसका कोटरी गांव जैसलमेर में इसका उद्गम होता है। कोटरी जैसलमेर में इसका उद्गम होता है। यदि इसकी जो मुख्य रूप से अपन बात करें, एक जैसलमेर जो पढ़ते समय अपन एक बात की थी भुज झील की, है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी जैसलमेर में ही भुज झील है, इसी नदी में, और ये मीठी पानी की झील है। पश्चिम राजस्थान में अपन बात करते हैं तो कुछ गिनी चुनी ही नदियां हैं जो मीठे पानी की हैं, जिसमें ये कांकनी या कांकरी नदी, ओनली इसकी लंबाई की बात करें 27 किलोमीटर है, और ये सिर्फ राजस्थान में बहती है। यदि इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। और कितनी है, 27 किलोमीटर, ये ओनली राजस्थान की सबसे छोटी नदी। फटाफट से छापो। लिख लो तो बता देना। कांकरी नदी ये मीठे सबसे छोटी झील है, सॉरी सबसे छोटी नदी है राजस्थान की, और इस पर भुज झील बनी हुई है। उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। लिख लिया होगा। कांकरी नदी उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, ओनली 27 किलोमीटर में, और इस पर कौन सी झील है, भुज झील है, जो मीठे पानी की झील है। अब अपन जो बात कर रहे हैं, एक हेडिंग डाली है अन्य नदियां। जो अन्य अंतःप्रवाही नदियां हैं, 4-5, अपन उनको एक साथ देख लेते हैं, उनका संबंध एक दूसरे से कैसे है। सबने सांवर झील के बारे में सबने सुना है, ये क्या है, सांवर झील।
ये क्या है? सावर झील, सबने सुना होगा इसके बारे में। इसमें कुछ और अन्य अंतर प्रवाही नदियां हैं जो इसमें आकर गिरती हैं, जिसमें अपन एक बात करते हैं रूपनगढ़। क्या? रूपनगढ़, ये अजमेर से आकर सावर लेक में गिरती है। इसके अलावा मेथा हिल्स, सॉरी मेथा, और ये नदी निकलती है मनोहर हिल्स जयपुर से। रूपनगढ़ अजमेर से आती है और सावर में गिर जाती है। मेथा जयपुर मनोहर हिल से आती है और सावर में गिर जाती है। इसके अलावा एक खंडेल नदी आती है जो सावर में गिर जाती है, और ये आती है सीकर से। खंडेल नदी को जो वहां होता है सीकर में होता है, और ये इसमें आकर गिर जाती है सावर में। एक इधर से अपन बात करेंगे खारी नदी की। ये आती है नागौर से, नागौर से आती है और सावर में गिर जाती है। इस पर किसी को कुछ पूछना है खारी नदी पे? चलो मैं ही पूछूंगा, इससे पहले एक ये नदी देख लो। ये आती है तुत्रावती नदी। तुत्रामती है, वती नहीं। और ये आती है नावा, और नावा कहां पर है? डीडवाना कुचामन। इस तरीके से चारों तरफ से आकर सांवर झील में नदियां, अलग अलग नदियां देखने को मिलती हैं। तो सभी नदियां आकर किस में गिर जाती हैं, किस में मिल जाती हैं? सांवर लेक में, सांवर झील में मिल जाती है। अब क्या मुझे कोई ये बताएगा खारी नदी के बारे में, क्या अपन ने इससे पहले कुछ सुना, पढ़ा, नाम सुना सुना सा लगा या नहीं लगा? सुना है नहीं सुना? लूनी की दिया? सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी। लूनी की सहायक नदी है, जो जवाई में मिलती है और जवाई फिर जाकर लूनी में मिलती है ना। और इसके अलावा अपन बनास में भी एक खारी नदी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपन राजस्थान में 3 खारी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा। नेथा नदी मनोहर हिल से जयपुर से निकलती है। रूपनगढ़ अजमेर से, तुत्रामती नावा से, और खारी नदी नागौर से आती है। और खंडेला नदी ये सीकर से आती है। एक्चुअली खारी नदी आती है नागौर जयपुर की पहाड़ियों के मध्य से ही, वैसे तो। कुछ पॉइंट और लिख लो। सावर नदी में, सॉरी सावर झील में सर्वाधिक लवणता
जमा करने वाली नदी इसका नाम है मेथा नदी, जो कहां से आती है? मनोर हिल्स, जयपुर से आती है। अब कोई मुझे ये बताएगा अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय में क्या अंतर होता है? कोई जानता है? जानता है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय? दिया, सोनू, शुभम, एनीबॉडी नाउ? अरे यस नो तो कहना आता है ना। देखो, जो अपन अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं, ये होता है परिधि से केंद्र की तरफ, इसका बल केंद्र की तरफ लगता है। और अपकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र से परिधि की तरफ लगता है ना। तो आपको क्या लग रहा है अभिकेंद्रीय कैसे, सांवर झील अभिकेंद्रीय पर आधारित है या अपकेंद्रीय पर? सांवर झील अभिकेंद्रीय है अपकेंद्रीय पर आधारित है? कोई बताएगा? दिया, अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय है ना, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं जब परिधि से किधर की तरफ गिर रही है, केंद्र की तरफ, झील की तरफ, सबको आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, इसलिए इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये अभिकेंद्रीय नदी का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय का उदाहरण सांवर लेक अभिकेंद्रीय का उदाहरण है। सांवर झील, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया। सांवर झील अभिकेंद्रीय का उदाहरण है। फटाफट छापो, ये तो तुमने बना ही लिया होगा। सांवर झील में सर्वाधिक लवणता कौन लेकर आती है? मेथा नदी। और सांवर झील अभिकेंद्रीय का उदाहरण है। तो यहां अपन ने अब तक पढ़ चुके हैं अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियां और अंतः प्रवाही नदियां, इन दोनों की अपन ने चर्चा खूब कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये एक बार रिवीजन किया होगा, और रिवीजन नहीं किया होगा तो आगे जाकर बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है। एक साथ पूरा चैप्टर को याद करने में बहुत मुश्किल होगी, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो अभी आप 10-15 मिनट जाके यदि इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदे की बात रहेगी। बाकी आपकी इच्छा ही है, जो आप चाहोगे वो तो होगा ही, है ना। अब बात करते हैं अपन बनास खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में। बंगाल की खाड़ी की नदियां, अपन ने बात की अब तक किसे की? जो अरब सागर की तरफ बात कर घूम रही है, अगर अरब सागर में जाकर गिर रही है। इसके अलावा जो राजस्थान में ऊपर नीचे घूम रही है किसी साइड नदियां, और अब बात कर रहे हैं अपन बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां गिरती हैं, जिनका झुकाव है, जिनका बहाव है, जिनका अपवाह इधर की साइड बंगाल की साइड है, राजस्थान की पूर्वी दिशा में जिनका बहाव है। अब अपन उन नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। और बंगाल की खाड़ी की नदियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी और नदियां, जिसमें अपने कुछ नाम सुने हैं।
जैसे एक नाम सबने सुना है, चंबल। इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा भी कर चुके। दूसरा, बनास। इससे पहले अपन ने पश्चिम बनास देखी थी, जो अरब सागर में जाती है। फिर एक और मुख्य रूप से अपन देखते हैं बेडच या आयड। और एक गंभीर नदी। कल अपन ने गंभीर नदी के से रिलेटेड कोई सा बांध पढ़ा था, किसी को याद है क्या? सोनू कहाँ पे है गंभीर नदी? ये बता, कौन सा बांध था गंभीर नदी पर? पांचना बांध। पांचना बांध है ना। तो ये अपन ने कल देखे थे। अब अपन हेडिंग डालो आप फटाफट से, इन चारों, चंबल, बनास, बेडस या आइड और गंभीर लिखने के बाद चंबल नदी का हेडिंग डालो फास्ट। चंबल, बनास, बेडस या आयड और गंभीर। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं चंबल की। चंबल बहुत महत्वपूर्ण नदी है और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली चंबल की सहायक नदियों से या चंबल से रिलेटेड और उस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं, चाहे अभ्यारण्य से रिलेटेड हो, चाहे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यदि इसकी उद्गम की बात करें, इसका उद्गम होता है जनापाव हिल से। इसका उद्गम कहां से होता है? जनापाव हिल से, और ये है इंदौर एमपी में। संगम की बात करें तो इनका संगम होता है इटावा में, और नदी है यमुना। कल एक और यमुना में कौन सी नदी जाकर गिरती है, इसके बारे में अपन ने देखा था। कौन सी गिरती है? वानगंगा। लेकिन अब वर्तमान में उसे रुंडित नदी कहते हैं, क्योंकि वो यमुना में गिरने से पहले ही क्या हो जाती है? समाप्त या विलुप्त हो जाती है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लंबाई मानी जाती है 1051 के अनुसार 322 किलोमीटर। ये तो है पुराने आंकड़े, लेकिन उसके बाद फिर से इसका लंबाई का निर्धारण किया गया, फिर से इसका लंबाई का अनुमान लगाया गया, और नए आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर। जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई मानी जाती है 135 किलोमीटर। ये नए आंकड़े और ऊपर पुराने आंकड़ों के अनुसार है। मतलब बाप रे, पूरा गलत है,
उद्गम कहाँ होता है इसका? जनपाव हिल्स। और ये कहां पर है? इंदौर एमपी में। इंदौर एमपी में इसका उद्गम हो रहा है। और यहां से ये राजस्थान के 84 गढ़, 84 गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और वहीं अपन ने बात की कि ये इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। इटावा के यमुना में जाकर ये मिल जाती है। कोटा में इस पर एक हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है। हैंगिंग हैंगिंग ब्रिज, ऐसे आगे लिखेंगे कोटा में। तो जनपाव हिल्स इंदौर से चंबल नदी का उद्गम होता है। 84 गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और इटावा यमुना में जाकर ये मिल जाती है। उद्गम की बात की, जनपाव हिल्स संगम इटावा यमुना, लंबाई 1000 किलोमीटर राजस्थान में, 322 नए डाटा के अनुसार 966 किलोमीटर राजस्थान में, 135 किलोमीटर। अब अगली बात करते हैं इसके अपवाह की, ये कहां का किस किस जिले में होकर राजस्थान में गुजरती है। अपवाह, नदी का प्रवाह किस किस जिले में होकर चंबलगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश कर रही है, तो एक तो चित्तौड़ हो ही गया। दूसरे बार हाड़ौती के कोटा और बूंदी से निकलती है। हाड़ौती के 2 जिले लेती है, कौन कौन से? कोटा एंड बूंदी। झालावाड़ भी है। वहीं फिर ले लेते हैं अपन डांग क्षेत्र। तो कोई बता सकता है डांग क्षेत्र कौन से? पहले भी अपन डांग क्षेत्र के बारे में बात कर चुके हैं। डांग क्षेत्र की बात करें तो डांग क्षेत्र है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन तीनों जिलों को अपन डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़, हाड़ौती और डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र में कौन कौन से आ गए? सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। इन तीनों जिलों को अपन डांग क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं।
अपवाद किन किन में? चित्तौड़गढ़, हाड़ौती और डांग। और डांग क्षेत्र में कौन कौन सी जगह है? सवाईमाधोपुर, करौली एंड धौलपुर। दिया लिख लिया? यस सर। अब इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां। तो उसके लिए एक ट्रिक तो बनानी देखनी पड़ेगी। और यह है गुस्से में माँ पापा ने, पिताजी और माताजी ने, गुस्सा होता है जब घर वाले क्या करते हैं? या तो बच्चों पर उतर जाता है, और या अपने पास जो जानवर होता है, यदि पशु है तो पशुओं पर, कुत्ता है तो कुत्ते पर, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो गुस्सा होते हैं तो घर वाले। तो ऐसे गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर, माँ पापा ने आज काले घोड़े पर, घोड़ा होता है, काले घोड़े पर बार बार चाकू से वार किया। और इसे छोटा करना चाहो तो यहाँ पर इसका तो कोई मतलब है नहीं, चाकू से मारा। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर चाकू से मारा। गुस्से का मतलब हो गया गुंजाली। गुंजाली, इस में का मतलब हो गया मेज, इसका माँ का मतलब हो गया मांगली।
रेड पेन नहीं है क्या? पापा, पार्वती, निवाज या नेवाज? आहू, काली सिंध, और घोड़े, घोड़ा पछाड़, काले घोड़े पर, परवन, गुस्से में गुंजाली, में मेज, माँ मांगली, पापा का पार्वती, नेय निवाजिया नेवाज, आज आहू, काले काली सिंधी, घोड़े और घोड़ा पछाड़। बार बनास, बार ब्रह्मानी, चाकन, कूनू, और सेब का मतलब है, से का मतलब है सीप। मारा का कोई मतलब नहीं होता है ना। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। जैसे ही गुस्सा हुआ तो उन्होंने, जो भी उनके पास जानवर था वो कौन सा था, काला घोड़ा था, तो उस पर चाकू से बार बार मारा। गुस्से गुंजाली, में मेज, माँ मांगली, पापा पार्वती, ने निवाज, आज आहू, काले काली सिंधी, घोड़े घोड़ा पछाड़, पर परवन, वार बनास, वार ब्रह्मणी, चा चाकन, कू कूनू, से सीप। लिख लो तो बता देना। सर बनास के आगे कौन सी है? क्या? बनास के आगे। ब्रह्मानी। कूलर चल रहा है तो मुझे पीछे की तरफ आके माइक की तरफ तब सुनना पड़ता है, इधर से बस इतना सुनाई देता है कुछ बोल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा दोबारा बोलता हूँ यहाँ क्या। लिख लो तो बता देना। लिख लिया।
लिख लिया? हाँ। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। जो कितनी सारी नदियां, कुछ जो मुख्य मुख्य बड़ी नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं। इनको ही थोड़ा सा याद करने में, सब चीज करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी तो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही होती है। थोड़ा सा माइंड में वो, हाँ किधर साइड है, तो कोई नया क्वेश्चन बने कई बार तो वो भी आ जाए, है ना। अपन ने देखा कि अपनी चंबल नदी इधर से आकर हुए यूं जा रही है ना। कहां से निकलती? जनापाव से निकली भाई साहब, इंदौर एमपी से निकली, और इधर किस में जाके समा गई? यमुना में जाकर मिल गई साहब। अब पहले अपन इधर किससे जो नदी आकर इसमें मिलती है, और उसके बाद इधर से जो नदी आकर इसमें मिलती है, उनको अपन देखेंगे। दाई तरफ से देखेंगे, फिर अपन बाई तरफ से देखेंगे, थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में याद भी रहेगा। अब अपन इसकी एक सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें, सेकंड जो पूर्णतः राजस्थान की है, वो है काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध। ये निकलने को तो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से आती है? मध्य प्रदेश से आती है, और कोटा में आकर ये किसमें मिल जाती है? चंबल में। कहां से निकल रही है? काली सिंधी मध्य प्रदेश से निकल रही है, और कोटा में आकर किसमें मिल रही है? चंबल में मिल रही है। इधर से ही एक नदी और आती है, आहू नदी। समझा ना अपन? आज का मतलब कौन सा था? आहू। और ये आकर आकर थोड़ी सी आग और आगे आती है, लगभग यहां पे आकर ये झालावाड़ में मिलती है। झालावाड़ में आकर ये आहू काली सिंध में मिल जाती है, और इन दो नदियों के बीच में ही जो दुर्ग बना हुआ है, इसको कहते हैं गागरोन। गागरोन दुर्ग झालावाड़ का, ये काली सिंध और आहू नदी के बिल्कुल यहाँ पे। इसको कई बार अपन बहुत अलग तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गागरोन इधर से तो काली सिंधी है, और उधर से तो काली सिंधी, और इधर से आहू, इन दोनों के बीच में ये गागरोन बना हुआ है। काली सिंधी कोटा में आकर चंबल में मिल जाती है, और आहू झालावाड़ में आकर काली सिंधी में मिल जाती है। यदि काली सिंधी के बारे में अपन एक इंफॉर्मेशन और देखना चाहें, तो दाई ओर से सबसे लंबी नदी है। दाई ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल की। दाई ओर से सबसे लंबी है चंबल की सहायक नदी के रूप में। तो अपनी कौन सी हो गई? काली सिंधी हो गई, और आहू हो गई। उसके बाद एक लिखाई थी अपन ने, नेवास, आहू, काली सिंधी, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, परवन लिखाई थी, हाँ ठीक है। उसके बाद एक आती है परवंशी, और ये भी भाई साहब, ये
चंबल में नहीं मिलती परवन नदी। परवन नदी मिलती है कोटा में, किस काली सिंधी पे ही। ऊपर नीचे देख लेना है ऐसे में जगह के हिसाब से थोड़ा सा। इस कोटा में आकर ये किस में मिल जाती है, काली सिंधु में मिल जाती है। कौन सी, परवन नदी। और जैसा कि और नदी बाहर से आ रही है तो ये भी बाहर से ही आएगी, ये भी एमपी से ही आ रही है। और इसमें परवन में ही एक और नदी आके मिलती है, निवाज नदी। निवाज या नेवाज जिसको अपन ने बोला था, ये भी कहां से आ रही है, एमपी से आ रही है भाई साहब। परवन नदी, सॉरी, परवन नदी आकर सीधी किसमें मिलती है, काली सिंधी में, है ना। और काली सिंधी में परवन में कौन सी मिलती है, निवाज। और निवाज आकर मिलती है इस जगह झालावाड़ में। सबसे पहले अपने देखी काली सिंधी नदी। काली सिंधी एमपी से आती है और सीधी कोटा में आकर सीधी कोटा में आकर किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। कौन सी, काली सिंधी। इसके अलावा इसके इधर से ही आती है आहू नदी, जो झालावाड़ में आकर काली सिंधी में मिल जाती है। काली सिंधी और आहू के बीच क्या बना हुआ है, गागरोन दुर्ग बना हुआ है। इसके अलावा एमपी से एक आती है परवन नदी और कोटा में आकर काली सिंधु में मिल जाती है। एक तरीके से अपन देखें तो काली सिंध की भी दो सहायक नदियां हो गई, एक तो आहू नदी हो गई काली सिंध की, और एक परवन नदी हो गई। इसके अलावा निवाज आती है एमपी से और झालावाड़ में आकर किसमें मिल जाती है, परवन में मिल जाती है। इसके अलावा पार्वती आती है एमपी से, और ये आकर मिलती है, थोड़ा नीचे कर लो, सवाई माधोपुर में। इधर ही लिख लो ना, इधर स्पेस। सवाई माधोपुर। कौन सी, पार्वती नदी एमपी से आती है और सवाई माधोपुर में आकर चंबल में मिल जाती है। उसके बाद एक और आती है एमपी से ही, सीप नदी। सीप नदी को अपन थोड़ा सा और सीधा कर सकते हैं, और ये भी आकर सवाई माधोपुर में आकर मिलती है। उसके बाद ये भी एमपी से ही आती है, सभी ये एमपी से आ रही है। उसके बाद एक आती है कूनो नदी। ये भी एमपी से ही आ रही है, और ये आकर मिलती है करौली में। करौली में चंबल में आकर मिल जाती है। ये अपनी कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, चंबल पढ़ रहे हैं भाई साहब, ये मत भूल जाना। सबसे पहले अपन ने देखा कि काली सिंधी नदी एमपी से निकलती है और कोटा में आकर किसमें मिल जाती है, चंबल में। उसके बाद आहू आती है और कहां पर मिल जाती है, झालावाड़ में आकर काली सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद देखा परवन आती है और कोटा में आकर किसमें मिल जाती है, काली सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद निवाज आई और झालावाड़ में आकर परवन में मिल गई। उसके बाद एमपी से पार्वती आई और सवाई माधोपुर में आकर करौली इसमें चंबल में मिल गई। उसके बाद सीप आई और सवाई माधोपुर में आकर चंबल में मिल गई। उसके बाद कूनो आई और करौली में आकर किसमें मिल गई, चंबल में मिल गई। ये दाईं ओर से कुछ मुख्य नदियां हैं, इतनी सारी। एक बार इनको देखो और फिर मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये चीजें कितनी समझ आई नहीं आई। फटाफट से इसको देखो अच्छे से।
खुद से जो बनाया है, खुद की कॉपी उसको देख लो, हाँ कि ये जो पूरा डायग्राम ये कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा तुमसे। और भाई साहब कल लाइट नहीं गई थी, कितना अच्छे तरीके से सटासट पहुंच गए। फिर बता दूं, बाईं ओर से अपन दो नदी देख चुके हैं, ब्रह्मानी नदी चित्तौड़ से निकलती है और चित्तौड़ में ही जाकर चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा बनास नदी राजसमंद से निकलती है और सवाई माधोपुर में आकर चंबल में मिलती है। उधर से एमपी से सीप आ रही है, तो ये सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट पर तीन नदियों मिलान होता है। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप, और ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसे रामेश्वर घाट के नाम से अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा काली सिंधी नदी कोटा में आकर चंबल में मिली। आहू नदी झालावाड़ में आकर काली सिंध में मिली। उसके बाद देखी परवन नदी कोटा में आकर काली सिंध में मिली। निवाज नदी झालावाड़ में आकर परवन में मिली। पार्वती नदी सवाईमाधोपुर में आकर चंबल में मिली। सीप नदी सवाईमाधोपुर में आकर चंबल में मिली। कूनो नदी करौली में आकर चंबल में मिली। और ब्रह्मानी नदी चित्तौड़ में आकर चंबल में मिली। बनास नदी यहाँ पर सवाईमाधोपुर में आकर चंबल में मिली। सीप, चंबल और बनास, ये ड्रॉ कर लीजिए, जिससे फिर अपन आगे चले। अब ये तुम बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, खुद की लाइन में अच्छे से बनाओगे तो ही याद होंगी। ये इनको याद रखना इतना मैं तभी तो कह रहा था। यहाँ मुश्किल एक ही चीज की है, और वो मुश्किल है बस इन नदियों की याद करने की। क्या कुछ स्क्रीन क्यों फ्लक्चुएट कर रही है भाई? बना लो ये, तुम तब बता देना। दिया बना लिया? यस सर। सानिया, शुभम, यस शुभम का सर। अन्नू, सॉरी, ठीक है। अब लिखेंगे अपन इधर तो नदी का नाम, उद्गम,
और इधर लिखते चलो संगम। सबसे पहले अपन देखें काली सिंधु। अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा तो थोड़ा सा अपनी कॉपी में देख के बताना या बोर्ड पे देख के बताना। काली सिंधु का उद्गम कहाँ होता है? हाँ, कोमल कोमल दिया, कहाँ होता है काली सिंधु का उद्गम? एमपी। एमपी में, है ना। और जगह और मैं आपको लिखा देता हूँ, मैं वहां ज्यादा घिचपिच में नहीं लिखी, थोड़ी सी याद करने के लिए। देवास एमपी में काली सिंधु का उद्गम होता है। और संगम कहाँ जाकर हो रहा है काली सिंधु का? कोटा में। कोटा, है ना। किस पर हो रहा है, किस नदी में हो रहा है? चंबल। चंबल में, है ना। तो नौनेरा में चंबल नदी पर और कोटा में। ठीक है, सही है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं आहू की। आहू, आहू की बात करें तो ये भी एमपी में। अब ये देवास की जगह बस मालवा है। और सोनू बताओ कहां पर ये चंबल में मिल रही है? कोटा। आहू बेटा, आहू। देखो ये रही झालावाड़। आहू, झालावाड़ में आकर मिल रही है। और किस में मिल रही है? काली सिंध में। काली सिंध में। उसके बाद अपन लिखते हैं परवन। तो परवन भी कहां से उद्गम हो रहा है? सोनू बताओ। एमपी से। एमपी से, है ना। और एमपी की बात करें तो एमपी में हो रहा है सीहोर से। अभी मिल खा रही है सोनू? कोटा में। कोटा में। कोटा में किस नदी में? चंबल नदी में। देखो ध्यान से देखो, अपन किसकी बात करें? परवन नदी, ये आ रही है। और जस्ट कोटा से पहले ही ये किस में मिल रही है? काली सिंध में। काली सिंध में। एक जगह नदी लिख ली तो कोटा, काली सिंध। ये किसकी बात की अपन ने? परवन नदी की बात करी, जो सीहोर एमपी से इसका उद्गम है और कोटा में आकर इस जगह काली सिंध में मिलती है। ये चंबल में नहीं, चंबल में मिलने से पहले काली सिंध में ये से मिल जाती है। उसमें एक मुख्य रूप से अपन पार्वती की बात कर लेते हैं। पार्वती का भी उद्गम कहां से हो रहा है? एमपी से। अब इसका कहाँ मिलती है और किस जगह, कौन सी नदी मिलती है? शुभम बताएगी। अन्नू, यस सर। पार्वती कहाँ मिल से उद्गम होता है और कहाँ मिलती है? उद्गम तो एमपी में। उद्गम एमपी में, और उद्गम एमपी में होता है विंध्यन पर्वत से। और संगम कहाँ हो रहा है इसका? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में इसका संगम हो रहा है। कौन सी नदी में? चंबल में। चंबल में इसका संगम हो रहा है।
सवाई माधोपुर चंबल में इसका संगम हो रहा है। कौन रहेगा? दिया, दिया से पूछ लिया, सोनू से पूछ लिया, अन्नू से पूछ लिया, सानिया की आवाज नहीं आएगी। अच्छा दिया, फिर बताओ कूनू नदी का उद्गम कहाँ होता है? एमपी से। है ना, कूनू। इसका जो उद्गम होता है एमपी में शिवपुरी के पठार से होता है। और इसका संगम कहाँ होगा? करौली में। करौली में इसका संगम होता है। और कौन सी नदी में? चंबल में। चंबल। और एक और बच गई अपनी, मुख्य नदियों में सीप नदी। तो सीप नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है? एमपी से। दिया। एमपी। एमपी। और संगम? सवाई माधोपुर। ओके, है ना। सीप सारे कड़ गई है। उद्गम एमपी में होते हैं। एमपी में इसका हो रहा है यशोपुर। और संगम की बात करें तो कहाँ हो रहा है सीप का? सवाई माधोपुर में। किसमें हो रहा है? चंबल में। और कौन सा घाट बन रहा है? रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट। इसके अलावा क्या बना रही है? त्रिवेणी संगम बना रही है। और इनको आप एक साथ यू करके ब्रैकेट में यू करके एक साथ इधर की साइड लिख लेना, या उधर की राइट साइड में, स्पेस राइट साइड में, कि ये दाई तरफ की नदियां है ना। तो फटाफट इनको लिख लो, फिर अपन बाई तरफ की नदियां करेंगे। लिख लो तो बता देना। दिया लिख लिया? यस सर। ठीक है। किसी ने नहीं लिखा हो तो भी बता दो जोर से। मैसेज भी कर सकता है कोई, नहीं लिखा हो तो। लिख लिया? ये तो अपन ने देखी दाई तरफ की नदियां, अब देखेंगे बाई तरफ की। सबसे
6 दे देखिए देखनी है तो 7 भी देखो, है ना। ब्रह्मानी, ब्रह्मानी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है हरिपुरा गांव, चित्तौड़ से, और इसका संगम भैंसरोडगढ़, ये भैंसरोड कहाँ पे, चित्तौड़ में। इसके बारे में मैंने कुछ बताया है, शायद याद हो तो। और किस में जाकर मिलती है, चंबल। उसके बाद अपन ने बात की बनास की, बनास का उद्गम कहां से होता है, राजसमंद से। और जगह की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियों से। खमनौर राजसमंद से बनास का उद्गम होता है, और सवाई माधोपुर जाकर ये किसमें मिल जाती है, चंबल में। सवाई माधोपुर चंबल में जाकर ये मिल जाती है। इसके अलावा कुछ और, जैसे अपन ने जो यहाँ पर शो नहीं की थी, एक तो है भीलवाड़ा से निकलती है मेज नदी, और वो बूंदी में जाकर चंबल में मिल जाती है। मेज नदी कहां से निकलती है, भीलवाड़ा से निकलती है, और बूंदी में जाकर वो चंबल में मिल जाती है। एक यहीं पे भीलवाड़ा से ही एक और नदी निकलती है, मांगली नदी। और ये थोड़ा सा चलने के बाद भीलवाड़ा में ही जाकर ये मेज में मिल जाती है। ये कौन सी है, मेज नदी। थोड़ा बारीक से ध्यान देना, ये कौन सी है, मेज नदी। अच्छा, उधर का उड़ा दूं, उधर का लिख लिया, ठीक, तो मेरे देख लो, इधर से भीलवाड़ा से कौन सी निकली, मेज नदी, बूंदी में जाकर चंबल में मिल गई। इसके अलावा एक और नदी निकलती है, मांगली नदी, वो भीलवाड़ा से निकलती है, और भीलवाड़ा में ये इसमें मिल जाती है, चंबल में सॉरी मेज नदी में मिल जाती है। एक सेकंड, एक बताओ, दिख रहा है क्या आपको, ये मैं इतना छोटा लिखा हूं तो। हाँ, दिया दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है ना। भीलवाड़ा से कौन सी नदी निकली है, मेज नदी, पहले लिखो, नो, मेज, कहां से, भीलवाड़ा से, और बूंदी में जाकर इसका चंबल में मिल जाती है। बूंदी में जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। उसके बाद है मांगली, इसका उद्गम भी भीलवाड़ा से होता है। हाँ, भीलवाड़ा है ना, यहां से निकली ये, लेकिन ये लंबा दूरी तय करती है, और ये बूंदी में ही, बूंदी में जस्ट पहले, इसमें मिलने से पहले ये मेज में मिल जाती है। ये उल्टा हो गया था मुझसे पहले, मेज नदी है तो यहां पर जाकर मांगली नदी मिल जाती है। बूंदी किसमें मिलती है, मेज में।
एक चाकन नदी और पड़ी थी, ये बूंदी से ही निकलती है और बूंदी में मिल जाती है चंबल में थोड़ा सा। एक पड़ी थी गुंजाली, गुंजाली जरूर अपन ने कैसे यहाँ पर छोड़ी है, तो लंबी दूरी की मिसाइल है। सर हटो। इतनी नदी हो जाती है, अच्छा अच्छा, एक बार तो चक्कर आ जाता है। चाकन है ना, बूंदी से उद्गम होता है और फिर जाकर सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल में मिलती है। एक बच गई गुंजाली, गुंजाली थी, छोड़ भी नहीं सकते इसको। इसका उद्गम होता है नीमच एमपी से। सर चाकम का संगम बताओ। क्या? चाकम का संगम। जाखम का संगम क्या? चाकम नदी का संगम दिख रहा नहीं है अच्छे से। बेटा मैंने जाखम नदी कब लिखा रखी है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। सर चाकन बोल रही हूँ। हाँ हाँ, चाकन का नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा, ये तो तुम इसको लिख लो चाहे ऊपर को थोड़ा, यही तभी तो कह रहा था। चाकन नदी के उद्गम की बात करते हैं तो अपन ने क्या की, बूंदी से इसका क्या होता है उद्गम, चाकन, और ये थोड़ी सी चलती है और फिर सवाई माधोपुर में जाकर ये मिल जाती है। और किस में मिलती है? चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये इस तरीके से यूं चलती है बस, बूंदी से इसका, चाहे आप इसे सीधा यूं शो कर दो, ये किया चाकन, और ये कहां से निकल रही है? बूंदी से, और सवाई माधोपुर में जाकर ये किसमें मिल रही है? चंबल में मिल रही है। गुंजाली नीमच मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल में ये जाकर मिलती है अरनिया कोटा में। है ना, नीमच एमपी से गुंजाली निकल रही है, गुंजाली नदियों में बस यही है। यदि इनकी सहायक नदी अपन ने कर ली तो बस, फिर तो कुछ है ही नहीं। चंबल में कुछ ज्यादा ही लाइनें सी नहीं हो गई क्या, इधर से उधर उधर से इधर। लिख लो तो बता देना।
हाँ सोनू दिया, लिख लिया क्या? लिख लिया यस सर। सर। लिख लिया ना सबने? यस सर। ठीक है तो बोल दो भाई, बोलने के लिए किसने मना किया है? इसको भी पता है। मैं सोच रहा था आधी बनास भी हो जाएगी, पर मुझे लगता है चंबल ही पूरी हो जाए बहुत है। कुछ फैक्ट लिखिए इसके बारे में। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। और भाई यदि इसको पूछे दाईं ओर से, क्या पूछे, दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी, तो कौन सी है वो? दिया कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध। काली सिंध दाईं ओर से सबसे लंबी बनास की चंबल की सहायक नदी है। और नॉर्मली कौन सी है? बनास। एक शब्द है सामेला यूज होता है। जैसे सामेला मेल को कहते हैं, पर यहाँ दो नदियों के मिलने को कहा गया है। और वो दो नदियां जिनके लिए मिलने को कहा गया है, काली सिंध व आहू के संगम को काली सिंध में आहू के संगम को क्या कहा गया है? सामेला। और एक और बात की थी मैंने तुमसे गागरोन दुर्ग की। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी। अपन जब दुर्ग पढ़ेंगे तो दुर्गों में अलग अलग कैटेगरी पढ़ते हैं। जल दुर्ग है, सैनिक दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग, खाई दुर्ग। तो जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग को जल दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गागरोन दुर्ग जल दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उपनाम चंबल की चवनमती। चवनमती इसका प्राचीन नाम है।
एक नाम है इसका कामधेनु, एक नाम है इसका बारहमासी। ये 12 महीने रहती, कभी सूखती नहीं है, 12 मासी। 3 नाम इसके अपन देखते हैं। त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ पे बनता है? रामेश्वर घाट। गांव की बात करें तो वो गांव है पदवरा गांव। जगह की बात करें तो सवाई माधोपुर। और कौन कौन सी नदी है शामिल है इस त्रिवेणी संगम में? चंबल प्लस बनास और प्लस सीप। चंबल नदी को कुछ संरक्षित जीवों के कारण ये भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे दुर लंबी नदी है, गहरी नदी है, और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। और यहाँ पर बहुत सारे जो जैसे जीव जंतु होते हैं नदियों में, उनका भी ये बहुत बड़ा योगदान है कि इनको संरक्षण देने में इस नदी का, है ना। तो चंबल में संरक्षित जीव, संरक्षित जीव तो सबने सुना होगा एक नाम तो, घड़ियाल। सुना है नहीं सुना? अच्छा, मगरमच्छ सुने? देखे भी होंगे ये तो। अच्छा, मगरमच्छ के मुहावरा सुना है? कुछ नहीं सुना। मगरमच्छ के आंसू खाने की और दिखाने की और, ऐसा ही है कुछ। घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगे डॉल्फिन, ये मछली का नाम है, गांगे डॉल्फिन, और उदय बिलाव। इतने सारे जीवों को चंबल नदी संरक्षित देती है, संरक्षण देती है। घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगे डॉल्फिन और उदय बिलाव। इसके अलावा इस पर एक इंपॉर्टेंट है, चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। अब दिया, आप ये बताओ मुझे, चूलिया जलप्रपात क्या होता है? नहीं पता सर। क्या नहीं पता?
नहीं, तो फिर पूछ भी नहीं सकते हैं। तो पूरा होने के बाद पूछते हैं। देखो, अब जलप्रपात जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे, भारत का जलप्रपात पढ़ोगे, इंडिया का भी जलप्रपात पढ़ोगे, इसके बाद वर्ल्ड का, विश्व का भी जलप्रपात पढ़ोगे। जलप्रपात उसको कहते हैं कि पहाड़ी, जो एक बहुत ऊंचा टीला है, पहाड़ी है, पठार है, और वहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा है। जैसे अपन जो झरने कहते हैं ना, झरने तो सुने होंगे सबने। तो छोटी मोटी ऊंचाई से या छोटा मोटा जो झरना अपन देखते हैं, या बहुत कम मात्रा में पानी गिरता है, उसको तो बोल देते हैं झरना। और जो बड़ा होता है, एक विशाल का है प्रपात, मतलब बहुत ऊंचे पर्वत से या कुछ ऐसे गिर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। और ये जलप्रपात चूलिया जलप्रपात स्थित है भैंसरोडगढ़ में, है ना। अपन इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जब पानी बहुत ऊपर से गिरता है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें अपन, तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। घड़ियाल, उदयबिलाव, गांगे, डॉल्फिन, मगरमच्छ। अच्छा, हैंगिंग ब्रिज का नाम सुना है? सोनू सुना है? अन्नू सुना है? No, sir. देखो, हैंगिंग ब्रिज मुख्य रूप से जब अपन बनते हैं, तो जनरली जो ब्रिज होता है, आपने सबने देखा होगा ऐसे। और नीचे जब ये मान लो सड़क है, तो और इसके अलावा पूरा रास्ता जा रहा है, अब इस पूरे के नीचे क्या पिलर पिलर लगे होते हैं। और हैंगिंग ब्रिज ही होता है कि नहीं, नीचे पिलर पिलर नहीं होते। इधर बस पिलर हुआ, इधर पिलर हुआ, जो बीच के सड़क को किसी तरह प्रभावित नहीं करता। और जैसे अपन हैंगिंग हैंगिंग शब्द इंग्लिश का वर्ड है, तो जिससे आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि लटकता हुआ वो पुल। ऐसा पुल जो लटक रहा है, उसके नीचे कोई खंबे वगैरह नहीं है, वो इस तरह डिजाइन किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कोई आसमान में लटकाओ, लटकेगा तो सही, लेकिन उसको डिजाइन इस तरह किया जाता है जिससे जो रास्ता है या उसके नीचे कोई रास्ता खराब नहीं होता। जैसे अब वर्तमान में आप आसपास पुलिया देखते हैं, तो उसके नीचे एक छोटी सी पुलिया निकलती रहती है, बाकी पूरा एरिया तो कवर कर देता है रास्ते को। तो उसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि बीच का रास्ता बाधित नहीं हो, पूरा रास्ता ऐसे कैसे वैसा ही बना रहे, है ना। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज। वो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और शायद ये लगभग 19 में ही शायद इसका उद्घाटन हुआ, 19-20 में। इसमें देखो, राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज चंबल पर कोटा में स्थित है। कहां पर है? चंबल पर कोटा में स्थित है। वहीं राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है।
वहीं बांसवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा इस पर एक है हेरिटेज रिवर फ्रंट। मैं आपको बता देता हूँ हेरिटेज ये रिवर फ्रंट क्या होता है। तो नदी का किनारा होता है उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि वहां टूरिस्ट आए, उसे देखें, वहां आराम से आकर नदी के पास में बैठ सके, नावों के फायदा उठा सके और तरह तरह की एक्टिविटी में वहां पर भाग ले सके। इस तरह से एक टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नदी के पास कुछ आकृति नुमाया बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो उनको बोलते हैं रिवर फ्रंट, है ना। यहाँ राजस्थान का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है और ये कहां पर है, कोटा में, चंबल नदी पर। ये भी राजस्थान का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। वहीं इसके अलावा बात करें इसकी लंबाई की दृष्टि से तो ये राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी और लंबी कहाँ गायब कर दिया, सबसे ये सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, चंबल। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे बड़ी लंबी नदी है। यूं भी पूछ सकता है, यह अंतरराज्य सीमा राजस्थान प्लस एमपी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे लंबी नदी है। ऐसे पूछ सकता है इसको। हैंगिंग ब्रिज चंबल पर या कोटा में, बेसिक बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। 2-3 साल पहले तो करंट में पूछा गया क्वेश्चन, करंट बेस पे आता था। इस पर यह है राजस्थान के यह नदी राजस्थान के सर्वाधिक गोर्ज वैली बनाती है। गोर्ज वैली बनाती है। ये अभी पूछा गया क्वेश्चन है गोर्ज वैली का। अब बात ये गोर्ज वैली होती क्या है। जनरली ये अपन देखें तो ये बीक आकार की होती है।
कटाव, मिट्टी का कटाव, जो आकार, मिट्टी बहा के जो आकृति या ऐसे संरचनाएं नदी जगह जगह बना देती है, उनको बोलते हैं गोर्ज वेली, है ना। और तो ये आकार कैसे होता है, वी आकार का की होती है। जो राजस्थान में सर्वाधिक कौन बना रही है, चंबल नदी सर्वाधिक वी आकार की बनाती है, जिन्हें अपन वी आकार की घाटी भी कह सकते हैं। वी आकार की घाटी भी कह सकते हैं, है ना। अब ये दो तरह की है, तो ये इनको बोलते हैं गोर्ज वेली, जो कम सकड़ी होती है। बेली से नाम से समझ आ रहा होगा, बेली इंग्लिश का वर्ड है, घाटी को अपन इंग्लिश में वाडी कहते हैं। लेकिन जो ज्यादा चौड़ी होती है, इनको भी इनको गोर्ज बेली नहीं बोलते, इनको बोलते हैं केनियन बेली। और ये ज्यादा चौड़ी होती है, बस इतना से अंतर है, चौड़ाई अधिक होती है, नहीं चौड़ाई अधिक। गुर्ज बेली, केनियन बेली। गुर्ज बेली की कम चौड़ाई होती है, सकड़ी होती है, कम सकड़ी है तो कम चौड़ाई बेली तो